आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपको, आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर किसी की प्रिपरेशन नहीं अच्छी चल रही है तो अभी भी आपके पास 20 से 22 दिन है। सो अभी जग जाइए, क्योंकि अगर अभी जग जाइएगा तो आपका लेटरल निकल जाएगा। अभी भी जगने का टाइम है, आपको जगना ही पड़ेगा। अगर लेटरल चाहिए तो जगना पड़ेगा। सो बी मोटिवेटेड, 22 दिन बहुत मेहनत कर लो, लाइफ बहुत ही सेट होने वाली है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके ये 22 दिन आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ जो सबको जानना ज़रूरी है कि कोई आदमी आईएएस का प्रिपरेशन करता है, कोई आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आदमी आईआईटी का प्रिपरेशन करता है, तो उसके लाइफ में ना जो एग्ज़ाम का टाइम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है, जो लेटरल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे, उसको ना ये वो लेते ही नहीं है। मतलब अगर आपने बी सी ई सी का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसका वो बी सी ई सी ई, अगर आपने इसका प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको लग रहा है कि ये हलवा है, ऐसे मिल जाएगा। और ऐसे होता है, ऐसा होता है कि हलवा की तरह मिल जाता है सबको। तो जो मुफ्त में मिल जाता है ना उसकी आदमी इज्जत नहीं करता है, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो भी मुफ्त में मिल जाता है तो आप शायद इसकी भी इज्जत नहीं करोगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपके लाइफ का ना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो 3 साल तक आप अपनी ज़िंदगी को नया मुकाम दे सकते हो। और नहीं क्वालिफाई होगा ना तो पटना दिल्ली कहीं पे रूम लेके ना जो तैयारी करते रहोगे नौकरी का, बैठ के करते रहना नौकरी का तैयारी। और जो हॉस्टल में बैठ के नौकरी का तैयारी करोगे ना वो, और जो किसी रूम ऑनर में के पास बैठ के नौकरी का तैयारी करोगे, वो दोनों में अंतर होता है। मैं लिख के बोल रहा हूँ, ठीक ना। 1 महीने के बाद ऐसे रूम ढकढकाएगा कि भैया पैसा दीजिएगा कि नहीं, नहीं नहीं अब तो अगले महीना पैसा देंगे आपको, पैसा घर से नहीं आया है। ऐसे करते रहना, नहीं तो अभी मौका है, 22 दिन जग जाओ, एग्जाम निकाल लो, हॉस्टल जाना, एक बार पेमेंट करना, 1 साल तक रूम में बैठ के पढ़ाई करना। तुम्हारा रूम ढकढकाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्या जानते हो कॉलेज के बारे में? जाओ एक बार कॉलेज जाओ, या हॉस्टल में तुम्हारे रूम में पानी पहुंचाएगा, तुम्हारे रूम में खाना पहुंचाएगा, तुम टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ते रहना। तुमको जितना दुनिया में उखाड़ने का होगा उखाड़ लेना। 22 दिन पढ़ाई करो, मेहनत करके करो। चलो हम भी मोटिवेटेड है, तुम भी मोटिवेटेड रहो। ओके। तो गाइज आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये वीडियो फुल्ली 2017 के इंग्लिश एनालिसिस पे है, जिसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस का आंसर भी बताएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि आपको क्या अप्रोच लगाना चाहिए ताकि इंग्लिश आपका क्वालिफाई हो। तो जैसा कि आपका 2017 का, सबसे पहले हम इंग्लिश को दिखाते हैं आपको कि क्या क्या पूछा हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन से हम दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे लास्ट तक क्या क्या पूछा हुआ है। ये आपका इंग्लिश हुआ, ठीक ना, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 105 तक में वो सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने मिसलेनियस में बोला करने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर मिसलेनियस में मैंने जितना किया उससे तो नहीं आया है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मिसलेनियस के उस क्वेश्चन से हूबहू नहीं आया, उसके तरह तो आया ना। अब एक चीज़ बताओ कि इस 5 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन आप कर लेते हो, अगर 4 क्वेश्चन कर लेते हो, 3 क्वेश्चन आपके एक बुक से आ गया है, और एक क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही अंदाजा लगा के मार लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपका बन गया। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपका निकल गया। अब जो बचा 45 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन और बनाओगे, आपका क्वालिफाई हो गया। भैया इंग्लिश क्वालिफाई करना है, बहुत ही सिंपल रूल है इंग्लिश क्वालिफाई करने का, दिमाग को खोल देना। अगर दिमाग खुल जाएगा ना तो इंग्लिश निकल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या होता है इसको समझना। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो होता है हमें यह दिखाना पड़ता है कि कोई करेक्टली कैसे मैच है। करेक्टली मैच होने का मतलब क्या होता है इसको समझना। जैसे मैं बोलूँगा कि अरे हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ते थे, जिसका सुर लंबा हो उसको गजोधर, इस टाइप से हम लोग पढ़ते थे। हम लोग बोलते हैं ना, देखो ना इसका कुत्ता जैसा इसका आदत है। हाँ, कुत्ता जैसा आदत का क्या मतलब होता है? वो कुत्ता नहीं होता है। कुत्ता जैसा आदत का मतलब होता है कि उसके कुछ व्यवहार कुत्ते से मिलते हैं, ठीक ना। इस तरीके से विद्यार्थी पंच लक्षण, उसमें हमने कुत्ते से भी ऐड कर देते हैं। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है, कुछ चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि अगर ये ऐसा होगा तो क्या कहेंगे इसको। अगर कोई इंसान बहुत ही शांत है तो उसको क्या कह सकते हैं, अगर कोई इंसान बहुत ही शरीफ है तो उसको क्या कह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक ही चीज़ कहेंगे? आपने रट्टा मार के गया है, जो गया है वो आया ही नहीं क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? तब बोलोगे ले सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। अब ले सर ने तो पढ़ाया था कि दिमाग भी खोल के रखना बाबू, क्योंकि दिमाग खोल के रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और दिमाग थोड़ा सा ऑफ कर दोगे तो एग्जाम नहीं बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, तो अभी भी बात करते हैं एग्जाम में कैसे दिमाग को खोल के रखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम सभी को पता है कि आप लोगों को सोबर का मतलब नहीं पता होगा, ठीक ना। ओके, जब हमारे टाइम में जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को देखे थे तो उस समय हमको भी नहीं पता था, माफ़ करना हमको भी नहीं पता था सोबर का, पहली बार जब हम इस क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है ना। तो अब उस समय तो ये चीज़ हमारे पास नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है। तो ये 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जो कि हमको नहीं पता है, ठीक ना। आपको भी आई होप कि नहीं पता होगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो वो भी अच्छी बात है, सीख लेते हैं।
सोबर का मतलब होता है गंभीर, ठीक ना, गंभीर होता है। तो अब बोल रहा है एज सोबर एज, गंभीर किसकी तरह होना चाहिए? अब एक बात बताओ, नर्स की तरह गंभीर होना चाहिए, सुटेबल कौन सा लगता है? नर्स की तरह इंसान को गंभीर होना चाहिए, इंसान को गंभीर होना चाहिए कि पुजारी की तरह इंसान को गंभीर होना चाहिए, ठीक ना। अब सवाल आता है कि सर कैसे बनाएंगे, कैसे, किसकी तरह गंभीर होना चाहिए? अगर किसी को सोबर का मतलब पता था गंभीर, तो वो भी सोचना पड़ेगा उसको कि गंभीर इंसान जज ही हो सकते हैं, क्योंकि नर्स अगर गंभीर नहीं रहा, नर्स अगर मजाकिया हो गया तो क्या फर्क पड़ जाता है? थोड़ा सा मजाक कर लिया और सुई भी भोग दिया तो क्या फर्क पड़ गया? सुई गलत भोग देगा क्या? दूगो जोक मार के अगर सुई भोग दिया तो गलत भोग देगा क्या? नहीं ना। अब मान लेते हैं पुजारी है, पुजारी मंदिर में जाओगे तो पुजारी अगर तुमको गंभीर रहने का क्या जरूरत है? थोड़ा सा हंस के तुम्हारे साथ बात कर लेगा, तो गंभीर रहने का जरूरत है उसको क्या? अब सोल्जर की बात है तो भाई फौजी, तो भाई देखोगे फौजी तो ऐसे गाली से बात करता है, ठीक ना। सोल्जर होता है पकड़ के मतलब ऐसे कर देंगे, गंभीरता का उसको में कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक ना। और गंभीर रहना भी नहीं चाहिए, हर किसी को गंभीर जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें गंभीर रहना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि सर तुमको किसी जिला का डीएम बना दिया गया है, और वहाँ पे मीटिंगों में तुम जोक मारते हो, तो कैसे काम चलेगा? तो इन सब को देखते हुए जो जज होता है ना, वो बड़े ही गंभीर होते हैं, तो एज सोबर एज जज होगा। देखो इसका एक हम वीडियो इसमें अटैच किए, वो भी दिखाते हैं क्या होता है, ये देखो, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, इसमें एक दिखाया गया है, कैन वी एट लीस्ट ऑल एग्री दैट द एक्सप्रेशन सोबर एज अ जज, मतलब कि कहने का कोशिश कर रहा है कि अगर कोई इंसान बहुत ही गुस्से में अपने आप को दिखा रहा हो, ये देखो इसका कितना चेहरा गुस्सा में है, तो ये कभी गंभीर हो सकता है इंसान, ठीक ना। तो इसको कहा जा रहा है कि आप ना जज की तरह गंभीर, एज सोबर एज जज रहिए, आप गंभीरता से रहिए, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे बढ़े। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एज गुड एज गोल्ड, एज गुड एज प्लेटिनियम, एज गुड एज लेटर, एज गुड एज डायमंड। अच्छा किसकी तरह होना चाहिए? किसकी तरह इंसान को अच्छा होना चाहिए? तो इंसान को अच्छा होना चाहिए क्या लेटर की तरह अच्छा होना चाहिए, ठीक ना, डायमंड की तरह अच्छा होना चाहिए, प्लेटिनियम की अच्छा तरह होने। अब किसी को नहीं पता है इस क्वेश्चन का, तब भी वो आंसर कर सकते हैं, भैया अगर अच्छा बनना है तो सोने की तरह अच्छा बनो। अभी देखो हो बच्चा, किसी का घर में देखे हो कि अपना बेटा का नाम रखता है प्लेटिनियम बेटा, किसी घर में डायमंड बेटा, किसी घर में लेटर बेटा, नहीं सोना बेटा। सोना बेटा अपने घर में हर किसी का नाम होता ही होता है, मैक्सिमम के घर में। इसका मतलब सोना, गोल्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक ना। तो एज गुड एज गोल्ड। अगर मैंने जो आंसर बता रहा हूँ इसमें कुछ किसी को गलत लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, कोई मैं विद्वान नहीं हूँ इंग्लिश का, मुझे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बहुत कुछ आता है, मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं सीख रहा हूँ, मैं तुम लोगों से सीखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जहाँ तक मुझे पता है कि हमें सोने की तरह अच्छा होना चाहिए, सोना बेटा बनना चाहिए, सोना बेटा अच्छा होता है, ठीक ना। और अगर तुम सोना बेटा नहीं हो ना तो अच्छे नहीं हो, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, एज कूल एज आइसक्रीम, एज कूल एज रिवर, एज कूल एज कुकुम्बर, एज कूल एज क्या था, मेल्टन था, क्या था, हाँ मेलन। ओके, अब एक बात बताओ कि कूल मतलब दो चीज़ होता है, कोल्ड, कोल्ड COLD, कोल्ड और कूल, ठीक ना, दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखना कि कोल्ड मतलब होता है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चा गलती क्या करके 2017 में भी आया है कि बहुत बच्चा इसको एज कूल एज आइसक्रीम मार के आया है। भाई एज कूल एज का आइसक्रीम नहीं होता है, आइसक्रीम जो होता है ठंडा होता है। कूल मतलब क्या होता है? कूल मतलब होता है शांत, मतलब एक तरीके से उसका शांति वाला होता है, और ठंडा मतलब ऐसे दांत सिहर जाता है, जिसमें जो सेंसोडाइन का प्रचार में देखते हो कि आपके दांत में सिहरन है, इस टाइप से जो प्रचार ऐड आता है। तो एज कूल एज समझ के देखो, कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरा क्या होता है ना, देखोगे जब जिसको कोई बहुत बीमार पड़ जाता है तो उसको खीरा खिलाया जाता है, सलाद में भी बोलता है भाई 2 को खीरा डालो ना, प्याज नहीं खाओगे बोलोगे 5 को खीरा दे दो, ठीक ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, सलाद में हम जो चीज़ महंगा होता है वही खाने की कोशिश करते हैं। अगर अभी का एरिया में ना, अभी के टाइम में अगर प्याज महंगा है ना, तो सलाद देने के लिए आएगा ना, बोलेगा 2-4 को प्याज और धाक ना हो, ठीक ना। अगर हम लोग को खीरा महंगा होगा तो हम बोलेंगे अरे 4 को खीरा और दीजिए हमको इसमें। लेकिन बेसिकली इस मजाक के मूड से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खीरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, तो हमें खीरे की तरह कूल होना चाहिए। तो एज कूल एज ककम्बर होना चाहिए। रिवर, पानी कभी कूल होता है क्या? पानी तो बहुत तेज भागती है, तो वो कूल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो एज कूल एज कुकुम्बर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं एज चीप एज, सस्ता किसकी तरह होना चाहिए? किताब की तरह, मतलब सस्ता होगा तो हम अभी नहीं, हम पटना जाके 25 को किताब खरीद के ले आएंगे। तो सस्ता किसकी तरह होना चाहिए? सोच के देखना, इसको ऐसे देखना, एग्जाम में पूछेगा एज चीप एज,
सोचना, अगर नहीं भी आता है तब भी सोचना कि चीप किसकी तरह होना चाहिए। सस्ता, सस्ता मतलब होता है जिसका प्राइस हमको नहीं लगा। अब एक चीज़ बताओ, या प्राइस बहुत कम लगा है, इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जिसमें प्राइस हमको नहीं लगता है और या तो बहुत कम लगता है? बुक में प्राइस भाई लगता है, बुक तो बहुत महंगा मिलता है आजकल। तुम अपना लेटर का बुक खरीदने जाओ ना, तुमको 500 रुपये में बुक मिलेगा। 5 को बुक का हमने लिंक दे दूंगा ना, तो 5 को बुक खरीदने में तुम्हारा 1500 रुपये खत्म हो जाएगा। तो बुक तो भैया सस्ता होता ही नहीं है। पैन का मतलब क्या होता है? वो जो घर में बर्तन वाला कढ़ाई होता है, तो कढ़ाई तो सस्ता होता ही नहीं है। वो हमारी माँ जानती है कि कढ़ाई कितना महंगा होता है। 3 गो बर्तन पुरनका वाला हम लोग देते थे, बचपन में देखते थे, तो एगो नया वाला हमें बर्तन मिलता था, तो वो सस्ता होता ही नहीं। फ्रेंड, भाई फ्रेंड कहाँ से सस्ता होता है? और एक बात बता लो, फ्रेंड तो सस्ता होता ही नहीं है। सोचो जब फ्रेंड बनाओगे ना तो उसको चाय पिलाना पड़ेगा, और चाय नहीं पिलाओगे तो दोस्ती गई। तो दोस्ती में तो चाय, दोस्ती यारी में पैसा तो लगेगा ही। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ सुदामा कृष्ण वाली दोस्ती, हम सुदामा है वो कृष्ण है, दोस्त बन जाएगा। बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है। दोस्ती हमेशा स्टेटस में ही होती है। ट्राई करना अपने स्टेटस में दोस्ती बनाने की, और अगर अपने स्टेटस से बड़ा बनाने की दोस्ती कोशिश कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करना कि अगर कभी हर्ट होते हो तो उस हर्ट को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, ठीक ना। कभी उसके स्टेटस को देख के तुम्हें लगेगा यार अरे यार इसके पास बाइक है, मेरे पास क्यों बाइक नहीं है? तो ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम्हें भी अपना स्टेटस को बड़ा करना। तो फ्रेंड तो सस्ता होता है। अब एक ही चीज़ है भाई, स्माइल। कभी भी किसी से मिलो ना, एक स्माइल दे दो। दुकानदार के पास गए, एक स्माइल दे दिए। सब्जी वाले के पास गए, धनिया पत्ता नहीं दो भैया, ऐसे धनिया पत्ता थोड़ा दे दीजिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आप धनिया पत्ता 2 को दे दीजिएगा। ऐसे बोलेगा तो बोलेगा नहीं देंगे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता मुफ्त में आता है क्या? उसको ऐसे बोलोगे 2 को धनिया पत्ता दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? स्माइल दे के बोलोगे 2 को धनिया पत्ता दे दीजिए ना, आज रात में धनिया पत्ता। हम ये काम बहुत किए हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो स्माइल किसकी, स्माइल जो होता है बड़ा सस्ता होता है, ठीक ना। तो एज चीप एज स्माइल, हमें स्माइल का कोई प्राइस नहीं देना पड़ता, वो बहुत ही सस्ता होता है और हम किसी को दे सकते हैं। तो याद रखना, तुम्हारे लेटरल निकले नहीं निकले वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी का एक लेसन ले लो ना कि स्माइल से अगर बात करोगे ना तो कहीं पे तुमको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेन में अगर सीट नहीं मिला है ना, तुम स्माइल से बात कर दो कि हमारा टिकट जो है ना कंफर्म टिकट नहीं है। हम तुमको बता रहे हैं ऐसे ऐसे लोग मिले हैं हमको सफ़र में, हमने बहुत सफ़र किया, बहुत स्टेट, भारत का लगभग मैंने 70% स्टेट को मैंने देख लिया है। 70% स्टेट में जब भी मेरे को टिकट कंफर्म नहीं मिलती थी, तो ट्रेन में अगर मैं स्माइल से बात करता था ना, तो मेरे को आदमी ना अपना सीट पे बोलता था आप भी बैठ के चलिए। क्या जरूरत है उसको बोलने का कि बैठ के चलिए, लेकिन वो कष्ट काट के हमको सीट दे रहा है। तो एज चीप एज स्माइल, ओके, याद कर लेना। अब इस क्वेश्चन बैंक, इस पेपर को 2017 के पेपर को फिर से देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा याद हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं भाई, एज ब्लैक, काला किसकी तरह होना चाहिए? ये सोचो, काला किसकी तरह होना चाहिए? सबसे ज्यादा काला किसकी तरह होना चाहिए? पैन, कढ़ाई की तरह काला। भाई कढ़ाई तो आजकल उजला भी आता है, कढ़ाई आजकल काला नहीं होता। वो पुराना जमाना चला गया जब कढ़ाई चूल्हा पे लगाते थे, कढ़ाई काला हो जाता है। आजकल कढ़ाई भी गैस पे जाता है, कढ़ाई काला नहीं होता है। तो पैन तो होगा ही नहीं। पोट, बर्तन क्या काला होता है? हमेशा बर्तन काला नहीं होता है सर जी, बर्तन वाइट भी होता है। सॉइल, मिट्टी तो काली मिट्टी कहीं कहीं मिलती है, उजली मिट्टी, लाल मिट्टी सब मिलती है। और कोल भैया एक ही होता है, कोयले की तरह काला दिखते हो। देख लो, बता रहे हैं कि किसी को काला गोरा ये सब चीज़ें नहीं कहोगे, तो वो सब गलत बातें हैं। तो एज ब्लैक एज कोल, हमें कोल की तरह, हमें नहीं होना है कोल की तरह ब्लैक, ठीक ना। बट कोल की तरह ब्लैक एक सुटेबल होता है कि ब्लैक हो तो कोल की तरह हो। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते। ये हमारा 5 क्वेश्चन में ये बताओ कि 4 क्वेश्चन तो बनने वाले थे, 4 क्वेश्चन तो सबके बन जाते, ठीक ना। 3 क्वेश्चन नहीं बनते तो 3 क्वेश्चन तो बन जाते। अब अगला जो है 106 से जो हमारा क्वेश्चन आगे चला है, उसमें कह रहा है गिव 1 वर्ड। इसके लिए 1 वर्ड बताना है। क्या बताओ कि मैंने बताया है ना, मेरे पास्ट वीडियो में जाओ, और अभी भी मौका है कि पास्ट वीडियो के इंग्लिश में जाओ और उसमें मैंने बताया है कि कलेक्टिव नाउन पढ़ लेना, कलेक्टिव नाउन। और अगर बच्चे कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, तो मैं एक वीडियो दूंगा, एक कमेंट में बता देना कि हाँ सर कलेक्टिव नाउन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैं एक 100 कलेक्टिव नाउन बता दूंगा। और मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तुम्हारा कलेक्टिव नाउन का आना तय है उसी 100 में से। ओके, ये जो 5 को है ना, ये भी उसी 100 में से हैं, और वो 100 मैं भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक ना। तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो और वीडियो को एटलीस्ट देखो, ठीक ना, पूरे देखो, भगा के देखो, ठीक ना। मेरे वीडियो उतना सुंदर नहीं होता है, उतना सजाया हुआ नहीं होता है, उतना ज़्यादा सजाया नहीं होता है, कैसा भी होता है, लेकिन अगर तुमको इस वीडियो में प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरे चैनल पे आना भी मत, और कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो जो निकाला है ना उससे पूछना, ठीक ना। हर सजी हुई चीज़ खूबसूरत नहीं होती है, और हर बिना सजी हुई चीज़ बदसूरत हो ऐसा भी नहीं कह सकते हो, ठीक ना। मेहनत कर रहा है तो देखो आराम से।
अब चलो, अब बात अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या कह सकते हैं। अ किचन ऑफ सीप, किचन ऑफ सीप। अब सवाल आता है कि भाई किचन ऑफ सीप क्या होता है, कि जहाँ पे ये जो है ना, जो एक किचन होता है, तुम होटल जाओगे ना तो होटल में तुम देखोगे कि किचन ऑफ सीप कैसे होता है, कि तुम उसके रेस्टोरेंट की गैलरी में जाओगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, हम तुमको दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो तुम उसको समझ जाना कि यही किचन ऑफ सीप है। देखो कहाँ उसका मैंने डाला था पिक, क्या शायद नहीं डाला था, एक सेकेंड, हाँ शायद मैंने इसमें वो डाला ही नहीं। ठीक, किचन होता है ना कि रेस्टोरेंट के बीच में एक गैलरी रहता है जिसमें कि वो खाना बर्तन सब रखा जाता है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं किचन, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि क्या कहते क्या है उसको, उसको हम लोग गैलरी कहते हैं, ठीक ना। कि उस गैलरी में बर्तन वर्तन डाल दिया गया है तो वो गैलरी हो गया। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन का ग्रुप को क्या कहेंगे, तो पुलिसमैन का ग्रुप को क्या सकते हैं, क्रू कह सकते हैं, ट्राइब कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं, और पोज कह सकते हैं। क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। क्रू का मतलब होता है जो हमारा जहाज सब चलाता है उसको हम क्रू कहते हैं। जैसे बोलता है, अगर बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखोगे तो ये बोलेगा कि क्रू 303, क्रू D555 से हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है क्रू, वो क्रू होता है। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति, देखो कि गांव में आदिवासी आता है वो ट्राइब्स होता है, ठीक ना। अब दूसरा चीज़ देखो, बेवी का क्या मतलब होता है, ठीक ना। बेवी का मतलब होता है, ये हम इसमें दिखा दिए हैं कि जो होता है ये हमारा होता है क्रू, ठीक ना। सब मिलकर इतना देखो, इसका हंस कितना रहा है, इसको लग रहा है कि मतलब कि इसका लेटरल निकल गया, ऐसे हंस रहा है। ससुर इसका भी लेटरल निकल जाएगा, लेकिन पढ़ेगा तब ना लेटरल निकलेगा, इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा तब इसका भी लेटरल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा इसका लेटरल भी। आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है, इसको कहते हैं बेबी। इसको क्या होता है कि जाके पार्टी कर रहा है। भाई पार्टी, देखो पार्टी करने से क्या होगा, लेटरल का निकालना है तो पार्टी नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। इसका देखो हाँ कितना हंस कितना रहा है, ये हमारा बेबी है, ठीक ना। मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पार्टी कर रहे हैं वो हमारा ये कहलाता है। तो क्या पुलिस पार्टी करते हैं जो उसको हम बेबी कहेंगे, नहीं कहेंगे। देखो इसका हंसी देखो, इस सब का हंसी देखो कितना है, जैसे लग रहा है कि इसका लेटरल निकल गया है। ये देखो, ये दूसरा रैंक है, ये 5वां रैंक है, ये 10वां रैंक है, इस तरह से हंस रहा है ये लोग। निकलेगा तब हंसोगे, ठीक ना, इसे नहीं हंसोगे। तो ये हमारा बेबी होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, हम कहाँ चले गए थे, यहाँ पे थे। ओके, ये था मेरा। तो अब हमारा अगला बचा है पोज। तो बेबी नहीं हुआ, बेबी का मतलब क्या हो गया, बेबी का मतलब हो गया जो हम लोग बार में हम लोग जाते हैं। पोजेस का क्या मतलब होता है, पोजेस का मतलब होता है अगर वैसा ग्रुप जो कि किसी मिशन पे निकलता है उसको हम लोग पोज कहते हैं। तो मिशन पे निकलता है, चाहे पुलिस निकले, आर्मी निकले, कोई भी निकले, एक मिशन पे निकला है। तो अगर लॉ को इन्फोर्स करने के लिए निकला है तो वो मिशन होता है, तो जिसको हम लोग पोज कहते हैं, ठीक ना। अब नंबर ऑफ स्पाइडर, जब बहुत सारा सांप होता है तो वो एक जगह मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना। तो नंबर ऑफ स्पाइडर, जब सॉरी सांप नहीं होता, स्पाइडर मतलब पता है ना क्या होता है, मकड़ा, ठीक ना। स्पाइडर सांप नहीं होता, वो स्नेक का होगा। तो स्पाइडर जब होता है तो नंबर्स ऑफ स्पाइडर जो होता है, देखो लूसेंट से ये लिया गया क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ स्पाइडर को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। अब बोलोगे सर क्लस्टर क्यों कहते हैं, पिट भी कह सकते हैं, क्लस्टर क्यों कहते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है, ये ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं, इसको क्लस्टर कहते हैं, कि ऐसे ऐसे ये क्लस्टर होता है कि एक जगह जब झुरमुट बना के बैठा हुआ है तो उसको क्लस्टर कहते हैं। और जो हमारा ये होता है, ये पोज होता है जो हमने बताया था, मिशन पे निकला है ये लोग, तो पोज है ये लोग। और क्लस्टर का क्या मतलब होता है कि जो एक झुंड बना के एक जगह बैठ गया है, मतलब जमा हो गया है। स्पाइडर जो होता है, मकड़ी जो होता है, वो देखो ऐसे करके रहता है, एक के ऊपर एक को ऐसे करके क्लस्टर बना देता है एक जगह पे, ठीक ना। तो ये क्लस्टर हो गया, ध्यान से देख लेना, मकड़ी क्लस्टर में रहती है, ठीक ना। और ये देखो, उसके बाद ये हो गया, ये तो बार वाला बात हो गया, पोजेस का बात मैंने दिखा दिया। ये सांप है, ठीक ना। अब तुम बोलोगे कि सर सांप कहाँ पे रहता है, तो देखो सांप जो होता है वो कहाँ पे रह सकता है, सोचो, ठीक ना। सांप जो होता है, क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में ये भी पूछा होगा कि सांप कहाँ पे रख रहा है, ठीक ना। तो क्या है, नंबर ऑफ स्नैक्स लिविंग टुगेदर एट द सेम प्लेस। तो सेम प्लेस पे जब रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेस्ट भी कह सकते हैं, उसको हम लोग डेन भी कहते हैं, उसको हम लोग पिट भी कहते हैं। अब सोचोगे इसमें से क्या है, तो इसमें से नेस्ट है, ओके, क्योंकि नेस्ट है। अगर मेरा आंसर गलत हो तो तुम लोग बताना, ठीक ना। तो अब सांप कहाँ पे रहते हैं, नेस्ट में। एक बार लूसेंट में देख के कमेंट करना कि नेस्ट सही है ना। नेक्स्ट होता है घोंसला। और घोंसला का मतलब क्या होता है, घोंसला का मतलब होता है जहाँ पे बहुत आदमी एक जगह पे एक के नीचे ऊपर ऐसे करके, देखो कि घोंसला में चिड़िया, छोटा घोंसला रहता है, 5-5 गो चिड़ियाँ रहती हैं, तो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे, उसको नेस्ट कहते हैं। समझने का ट्राई करना, ऐसा दिमाग में बैठाना कि सांप ऐसे ही रहेगा या कैसे रहेगा, अलग अलग रहता है, एक ही पे एक रहता है। तो दिखा दिया मैंने अभी अभी
तो उसको नेस्ट कहते हैं। अब नंबर ऑफ वुल्व्स, भेड़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? लूसेंट का सीधे उठा के दिया होगा, नंबर ऑफ वुल्व्स पैक कहलाता है। अब इसमें बताने का क्या जरूरत है, मैंने लूसेंट का बार बार बोला है कि कलेक्टिव नाउन पढ़ लो, ठीक ना। देखो अभी तक में तुम्हारा क्या हुआ देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 उधर से तुम्हारा लूसेंट से आ गया, इसमें से तुम बताओ कि 3 को क्वेश्चन इसमें से लूसेंट से है, तो 6 को क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 को क्वेश्चन और बनाओगे, तुम्हारा लेटरल में इंग्लिश क्वालिफाई है। अभी हमने 10 क्वेश्चन किया है, आगे चलते हैं। अब एडजेक्टिव अगला आता है कि एडजेक्टिव में ना एक सवाल समस्या क्या है ना कि बहुत सारा याद करना पड़ेगा, लेकिन अब सोचना एडजेक्टिव कहते किसको है। तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की के बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता होता है वो बताए, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो अब एक बात बताओ कि अगर वो तुम्हारी विशेषता होगा तो वो तुमसे रिलेटेड होगा या किसी और से रिलेटेड होगा? तुम्हारी विशेषता क्या हम अथी से कर देंगे क्या, भेड़ बकरी से थोड़े कर देंगे, कि वो तुमसे ही रिलेटेड होगा। तो डे का जो विशेषता है वो डे से ही रिलेटेड होगा। अब इसमें से ढूंढना कि डे का विशेषता क्या हो सकता है जो कि डे से ही रिलेटेड हो, ठीक ना। अब देखो अब क्या क्या है पहले देखते हैं। ड्यूरनल का मतलब तुम्हें नहीं पता है, न्यूपिटेनल का मतलब तुम्हें नहीं पता है, मेटिनल का तुम्हें मतलब नहीं होता है, क्रैनियल का मतलब तुम्हें नहीं पता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रैनियल का मतलब अगर पता होगा तो देखना, क्रैनियल मतलब होता है हमारा खोपड़ी, बोलता है पढ़ोगे आगे तो तुम्हें कहेगा क्रैनियल ब्रेक, खोपड़ी लड़ाई में क्रैनियल ब्रेक हो गया, खोपड़ी ब्रेक हो गया, ठीक ना। क्रैनियल मतलब खोपड़ी होता था, क्या खोपड़ी दिन से रिलेटेड है? नहीं है। उसके बाद अगला होता है अगला मेरा क्या है, मैटिनल, ठीक ना। मैटिनल का मतलब होता है मॉर्निंग, ये एडजेक्टिव है, मॉर्निंग का एडजेक्टिव मैटिनल। ओके, मैटिनल हमारा मॉर्निंग से रिलेटेड होता है। अब दूसरा होता है, तीसरा हमारा होता है न्यूपीटियल, ठीक ना। न्यूपीटियल मतलब होता है बेसिकली शादी, ये भी एडजेक्टिव होता है। ऐसे मैरिज होता है शादी का मतलब, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में न्यूपीटियल उसको कहते हैं। और डायurnal का मतलब क्या होता है मेरा, इसका मतलब होता है डेली, ठीक ना, डेली प्रतिदिन होता है। अब एक बात बताओ हमको कि डे का एडजेक्टिव क्या हो सकता है? शादी तो नहीं हो सकता है, तो हमारा डे का एडजेक्टिव हो गया डायurnal। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं थ्रोट मतलब होता है गला, ठीक ना। थ्रोट मतलब होता है गला। अब थ्रोट गला दबा दूंगा। अब इसमें से जो गला से रिलेटेड हो उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। ओके, इसका क्या मतलब होता है, ऑरल का मतलब होता है ये हमारा कान से, एक दो चीज़ होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है ऑरल। तो बोलते हो ना कि ऑरली हम चले बोल देंगे, ऑरली टेस्ट दे देंगे, मतलब हम सुन के हमने बोला तो वो ऑरली हुआ। और एक होता है ओरल मतलब होता है मुंह से। ओके, ऑरल हो गया, इसका मतलब कान से, तो थ्रोट तो से तो रिलेटेड नहीं है, ठीक ना। क्राइनल, ठीक ना, क्राइनल का क्या मतलब होता है? क्राइनल का कुछ मतलब ही नहीं है, उसको अभी देखो। लेबियल का क्या मतलब होता है? होठ। लेबियल का मतलब होता है होठ, तो क्या होठ थ्रोट से रिलेटेड है? नहीं। और चौथा जो है मेरा ग्यूटर्नल मतलब होता है कंठ। ग्यूटर्नल मतलब होता है कंठ याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ कर लेना। तो ग्यूटर्नल जो होगा वो किस चीज़ से का एडजेक्टिव होगा? रट्टा किस चीज़ से मारोगे? कंठस्थ किससे होगा? कंठ से होगा ना, तो थ्रोट मतलब ही कंठ होता है और कंठस्थ ग्लूटर्नल। ओके, तो ये इसका आंसर ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है टाइम का क्या हो सकता है? टाइम मतलब समय होता है, तो समय का क्या होता है? क्या टर्मिनल होगा? टर्मिनल मतलब क्या होता है? टर्मिनल मतलब होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को रोकते हैं, टर्मिनेट करते हैं। नटल मतलब होता है जन्म। टाइम को जन्म से क्या रिलेटेड है? क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल में तुम्हें फंसोगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है ये टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और इसका जो ऑर्डर है उसी को हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। अभी बहुत पास्ट का, अभी क्रोनोलॉजिकल का बहुत अथी बना था, मेम बना था, जिसमें बोलते थे कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, तो क्रोनोलॉजी को समझिए। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है पैटर्न, टाइम का पैटर्न है, टाइम से रिलेटेड है लेकिन ये टाइम का पैटर्न है। और टेम्पोरल का मतलब होता है कि बिल्कुल टाइम से रिलेटेड टेम्पोरल होता है, टाइम का पैटर्न नहीं, टाइम से रिलेटेड टेम्पोरल होता है, कि इस टेम्पोरल की बात कर रहा हूँ, मतलब इस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टाइम का एडजेक्टिव हमारा टेम्पोरल हुआ। ओके, नेक्स्ट है फिश। तो फिश का एडजेक्टिव क्या होगा? तो इसमें से जो फिश से रिलेटेड हो वो फिश का एडजेक्टिव होगा। अब सवाल आता है कि ये हमारा इसका क्या मतलब है, ठीक ना। पिसाइन का क्या मतलब होता है? तो पिसाइन का मतलब होता है जो मछली पकड़ने वाला होता है वो पिसाइन होता है। ओके, फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान जो होता है उसको फिलाइन कहते हैं, ठीक ना। कोरवाइन का मतलब होता है कि कौवे के जैसे जो कोरवाइन होता है, ये भी पूछा हुआ है। कोरवाइन का मतलब किसी और ईयर में पूछा हुआ है, तो कोरवाइन हो गया। और अगला जो है एंगुइन। ओके, इस एंगुइन का मतलब होता है कि सांप की तरह
देखो कभी कभी कोई पेड़ जो होता है वो एंगुइन होता है, सांप की तरह ऐसे 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 होता है, दिखता है सांप की तरह, तो उसको हम लोग एंगुइन कहते हैं कि सांप की तरह। इसका मतलब पेड़ की विशेषता बता रहा है एंगुइन। उसी तरीके से फिश की विशेषता बता रहा है पिसाइन, ठीक ना, मतलब मछली पकड़ने वाला जो होता है, मतलब मछली पकड़ने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो इसका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। वुल्फ, वुल्फ का क्या मतलब होता है? ओके, तो वुल्फ का तुम लोग को एडजेक्टिव पता होगा, नहीं पता है तो समझ लो का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अब चलो, वुल्फ मतलब होता है, जानते हो क्या होता है वुल्फ का मतलब? कह सकते हो भेड़िया कह सकते हो। ओके, अब देखो ल्यूपाइन, ल्यूपाइन जो होता है वो पेड़ का नाम है, तो ल्यूपाइन तो होगा ही नहीं। ओके, ओवाइन जो होता है, ओवाइन का मतलब होता है कि जब रिसेंबलिंग ऑफ सिप, सिप के समान, मतलब भेड़, वुल्फ नहीं सिप, ठीक ना, कि सिप टाइप से होना चाहिए, वो ओवाइन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ, लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है कि लायन की तरह, लियोनाइन का मतलब होता है लायन की तरह। ये क्या है? व्यूलपाइन, वल्पाइन, वल्पाइन का मतलब होता है मक्कार, वल्पाइन का मतलब होता है मक्कार। अब तुम सोचो कि वुल्फ का एडजेक्टिव क्या हो सकता है? अगर हम वुल्फ किसी की विशेषता बताएंगे कि वुल्फ की विशेषता क्या है, तो वुल्फ की विशेषता क्या हो सकता है? सोच के तुम बताना और कमेंट करना क्या हो सकता है। देखो मैंने कहता दिया, वुल्पाइन का मतलब मक्कार होता है, लियोनाइन का मतलब हमारा बहुत सारा, जब हम लायन को रिसेंबल कर देते हैं, लायंस की तरह हम दिखा रहे हैं, ओवाइन का मतलब हम भेड़ की तरह दिखा रहे हैं, और ल्यूपाइन प्लांट का नाम है। अब चलो, इस तरीके से तुम्हारा इसमें से अगर तुम एडजेक्टिव याद किए हुए रहोगे तो तुम्हारा 2 क्वेश्चन एटलीस्ट हम मान लेते हैं बना, ठीक ना। तो तुम्हारा 8 क्वेश्चन बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में तुम्हारा सही आया है, कोई तुम्हें नहीं रोका है 8 क्वेश्चन में। अब चलते हैं, ये जो इसमें है ना, इसको ये कहाँ से आएगा ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, ठीक ना। इसमें कैसे, कौन सा सही है, ठीक ना, कौन सा सही है, तो ये तभी तुम बना सकते हो जब तुम पेपर वेपर पढ़े हो, बहुत चीज़ें पढ़े हो, तब ये चीज़ें बढ़ा सकते हो। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कैसे पहचानेंगे। अभी इस क्वेश्चन को बस तुम इतना जान लो कि तुम देखना कि ये सही लग रहा है, ये हम कभी लाइफ में ऐसा कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं, ये तो हमने देखा है। तो तुम ऐसे करके ट्रिक करना, आई हैव का मतलब ऐसे देखे हैं या ऐसे देखे हैं कभी, या ऐसे देखे, कैसे हमने देखा है। ये जो एपिस्ट्रोफिक है, कि उसका ऊपर वाला जो एपिस्ट्रोफिक होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। जैसे तुम एक चीज़ देखो कि फादर लिखे, ठीक ना, तो फादर में यहाँ पे लिखते हैं फादर्स, ठीक ना। तो ये इस तरीके से तुम्हें चेक करना है, इस तरीके से तुम्हें चेक करना है कि किसका सही है इसमें से। ये मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री या मास्टर डिग्री या फिर एमस्टर डिग्री, सोच के देखना। तो देखना तुमको दिख जाएगा कि तुम्हारा कौन सा सही है। मैं नहीं दिखाऊंगा लेकिन तुम्हें दिख जाएगा, देख लेना भाई किसका कौन सा सही है तुम्हारा। इसी तरीके से आई हैव के साथ क्या होगा, कांट में क्या होगा, कॉन्ट, कैन नॉट और कैंट, कौन सा होगा देखना, तुम्हें दिख गया होगा। एक क्वेश्चन तुम्हें दिख गया होगा इस 2 में जो तुम्हें तुमसे मिला हुआ है तुमसे। उसके बाद देखो ऐसे जिम पेंसिल्स, जिम्स पेंसिल्स, जिम्स पेंसिल और जिम्स पेंसिल। देखो ये क्वेश्चन तुमसे कोई भी नहीं छोड़ सकता, ये क्वेश्चन तुमसे बन सका है। जिम का पेंसिल, जिम का पेंसिल क्या हो सकता है? तो जिम का पेंसिल तो कब लगाते हैं? देखो पिता, फादर्स, ठीक ना, यहाँ पे लगाते हैं एस, याद रखना, बस इसी से रिलेट कर लेना। फादर्स में कहाँ लगाते हैं? राम, लिखते हैं ना कि राम्स वॉच, ठीक ना, राम का घड़ी, ठीक ना, तो ऐसे लिखते हैं राम्स वॉच, ठीक ना, राम की घड़ी। अब जिम्स की पेंसिल तो देखो कैसे होगा, ये निकाल लोगे, ठीक ना। तो इस 5 क्वेश्चन में से, ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें से हम चलते हैं कि नहीं आता होगा ना तो तुम एक क्वेश्चन तो बना के ही रखोगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया और तुम इस तरीके से 9 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। अभी तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन हुए हैं और 20 में से 9 क्वेश्चन तुमने बना रखे हैं। तुम सेफ जोन में अभी हो, तुम्हारा इंग्लिश निकल गया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। गलती से अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तुम सेफ जोन से अनसेफ जोन में आ जाओगे। ओके, अब हमको सेफ जोन करना है उसको, तो हम आगे के 30 क्वेश्चन में जाएंगे और इसमें से टारगेट रखेंगे 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन इसमें से बनाए। हमारा टारगेट होगा इंग्लिश में 15 से 17 बना के आए सही सही, ताकि अगर गलती भी उसमें 2-3 हो जाता है ना तो हम सेफ जोन में रहेंगे, ठीक ना। अब चलो ये करते हैं, इसमें से एप्रोप्रिएट चॉइस करना है। देखो ये सवाल मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इसमें तुम्हें मैंने ग्रामर नहीं पढ़ाया है, ठीक ना, तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम खुद से सोचना कि तुमने टू डैश वेयर यू टॉकिंग, किस टू, हुज वेयर यू टॉकिंग, हुम वेयर वी टॉकिंग, व्हाट वेयर यू टॉकिंग, सोचना, इसको रिजेंबल करना। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं इस पर,
ठीक ना। आगे इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हो सकता है इस अप्रोप्रिएट चॉइस में तुम्हें प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ रहा है, किसी में एडवर्ब का यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये तुम्हें मैंने जो बताया कि प्रीपोजिशन पढ़ लेना, उससे तुम्हारा इसमें से 1-2 प्रीपोजिशन एटलीस्ट अटैच्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलो स्पेलिंग टेस्ट। चलो स्पेलिंग टेस्ट का कोई स्पेशल रूल नहीं है स्पेलिंग टेस्ट का, और कोई ऐसा नहीं है कि तुम लगेगा स्पेलिंग टेस्ट से तुम इससे निकाल लोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ये क्लियर है कि इस स्पेलिंग टेस्ट में वो बंदा ज़रूर निकल जाएगा जिसका कि स्पेलिंग टेस्ट थोड़ा सही होगा। और अगर नहीं सही है ना, तो मैं 50 से 100 स्पेलिंग टेस्ट तुम्हें दे दूंगा, उसमें से मुश्किल से 2-3 स्पेलिंग टेस्ट हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मैं ऐसा करूँगा कि प्रीवियस पेपर में जितने भी स्पेलिंग टेस्ट पूछे ना, सब स्पेलिंग टेस्ट स्पेलिंग सहित लिखा दूंगा, ताकि एक वीडियो में दे दूंगा और वो सारा रट जाना। उससे हो सकता है 1-2 फंस जाए ना, तो निकल जाएगा। तो ये जो अभी 10 क्वेश्चन देखे हो 20 से 30 तक के बीच में, इस 20 से 30 के बीच में तुम्हारा अगर 1-2 क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें 12 क्वेश्चन तुम्हारा चल गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल रोमन लेटर में मैंने 1 से लेके 1000 तक के बीच में कैसे डिस्कस किया जाता है वो मैं लिया हूँ, तो मैं इस पर बात करूँगा आगे। अब चलो आगे बात कर रहा है। ये भी वही क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें करेक्ट यूज़ करना है, और यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एसएससी का है। एसएससी से ये क्वेश्चन लिया गया है, सेम का सेम उठा के डाल दिया गया है एसएससी से। तो इसीलिए हम बोले थे कि पिछले 1-2 साल का एसएससी का क्वेश्चन देख लेना। देखने में क्या जाता है, बना लोगे तो क्या तुम्हारा मथी हो जाएगा, एसएससी का तैयारी करने लगना। अगर क्वेश्चन 50 में से 40 बन जाए ना, तो बोलना कि भाई हम एसएससी का करेंगे। एलई में जाने के बाद एसएससी सीजीएल का तैयारी करना, कौन रोका है तुमको तैयारी करने से, ठीक ना। अब देखो एसएससी भी कुछ दिन में सही हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है हमको भी, तो तैयारी करना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स भरना है? ही डज नॉट गेट क्या होता है? गेट हिज नाइबर, वो अपने इसमें एडवर्ब डालना है या क्या डालोगे? ही डज नॉट गेट, सोचो यहाँ पे डालना, क्वेश्चन पढ़ के 3-4 बार पढ़ना, आंसर मिल जाएंगे। ही डज नॉट गेट ऑन विथ होगा गेट अवे हिज नाइबर, गेट ऑन हिज नाइबर, गेट एट हिज नाइबर, या ऑन विथ क्या हो सकता है? सोचो, गेट अवे होगा, गेट अवे। गेट आउट रहता तो हम लोग गेट आउट टू नाइबर, गेट आउट हिज नाइबर नहीं, गेट अवे हिज नाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा, मैंने हिंट दे रखा है। ओके, अब चलो ये कि कम्युनिकेशन वाला बात, कि ये कम्युनिकेशन के बात क्या रहे हैं। अब तुम्हारा एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। ओके, तो हम इस लेक्चर में तो बता नहीं कम्युनिकेशन बताते हैं या नहीं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। रुको, एक खाली पेज हमको मिल जाएगा तो हम कम्युनिकेशन के बारे में तुम्हें यहीं पे बता देंगे। चलो, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक आदमी है, ध्यान से देना, ये एक आदमी है, ठीक ना, और ये दूसरा आदमी है। ये मत बोलना कि सर ये तो नंबर है, ये आदमी कहाँ है। ओके, तो ये एक आदमी जब इस दूसरे आदमी से बात कर रहा होगा तो ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अभी रुको, कैसे नहीं कहेगा कम्युनिकेशन? ये समझना, ये पागल आदमी है, ठीक ना, मतलब ये मैं हूँ, मैं तो पागल हूँ ऐसे, ये मैं हूँ और ये तुम लोग हैं, और तुम लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, हम उसका रिप्लाई ये नहीं कर रहे, तो तुम और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे कम्युनिकेट। इसका मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला तो जो इंसान भेज रहा है, सेंडर, दूसरा जो रिसीव कर रहा है वो, और तीसरा फीडबैक पाथ होना चाहिए, यस नो। हम अगर तुमसे बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए, तो तुम अगर यस और नो करोगे तो इससे तुम फीडबैक दे रहे हो हमको, और हमको पता चलेगा कि हाँ तुम बात को समझ रहे हो। ओके, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? पहला भेजने वाला सेंडर, दूसरा रिसीवर, और तीसरा फीडबैक पाथ। अब चलो इसको ऐसे समझो कि तुम क्या किए हो, ये तुम हो, ठीक ना, और ये तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी क्रश है। ओके, अब तुमने इसको मैसेज किया फेसबुक पे, ठीक ना, कि हमको तुम पसंद हो, और तुमको कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक ना, कोई रिप्लाई नहीं किया, तो बताओ कि तुम कहीं उसको अप्रोच कर पाओगे? नहीं अप्रोच कर पाओगे। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन बनने के लिए प्यार से पहले कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब फीडबैक रहेगा। फीडबैक के नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? बताओ, फीडबैक, उधर से तुम मैसेज कर रहे हो, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो कोई फीडबैक होगा? कोई कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो लव की शुरुआत कम्युनिकेशन से होती है, और कम्युनिकेशन की शुरुआत किससे होती है? फीडबैक से होती है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? कम्युनिकेशन के लिए सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए, और फीडबैक पाथ चाहिए। इसको हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन कितने तरह का हो सकता है? तो ये सोचो, कम्युनिकेशन हो सकता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक ना, ये बेसिकली हमारा होता है कहाँ पे? ये हमारा क्लास में टीचर के साथ होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। हमारे घर में हमारे माता पिता के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन मीटिंग,
ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा। लेटर लिख के करेंगे, मेल भेजेंगे, वॉइस भेजेंगे, व्हाट्सएप पर चैट करेंगे, सीन करके छोड़ देगी तो प्रॉब्लम होगा। सोच लो, ऐसा मैसेज मत करना कि सीन करके छोड़ दे, ठीक ना। तो थोड़ा सा अपना भी एटीट्यूड बनाना, ऐसा नहीं करना। हम सबको कह रहे हैं ये चीज़, ऐसे अपना एटीट्यूड बनाना। नौकरी एक बार ले लो, लेटरल में चले जाओ, जो करने का है करना, ठीक ना। लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब चलो कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये चलो, ये है एक लेबल, ये है अपर क्लास, यहाँ मतलब कि ये हमारे प्रिंसिपल हैं और ये हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक ना, ये स्टूडेंट हैं। अब देखो कि ये अगर हमसे कम्युनिकेट करने के लिए आया, ठीक ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड, मतलब ये नीचे आया। ओके, अगर अब एक बात बताओ कि हम चले गए इस पे, हम चले गए कम्युनिकेट करने के लिए, कॉलेज का हॉस्टल सही नहीं है तो चलो प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो हम ऊपर के लेवल पे गए हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो हो गया अपवार्ड, ठीक ना। बॉटम से टॉप पे गए हैं तो अपवार्ड हो गया। अब चलो अब तीसरा होता है हॉरिजेंटल, तीसरा होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या मतलब होता है, तुम अपने रूम का बगल वाला रूम है उससे तुम टॉक कर रहे हो, कलीग अपने से बात कर रहा है, एक कॉलेज में दोस्त अपने में बात कर रहा है, सब एक ही लेवल का आदमी अपने में बात कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल कहते हैं। सब अपने अपने टीम वर्क हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब होता है हॉरिजेंटल, सब एक ही तरह से होता है। और चौथा होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, ठीक ना। डायगोनल, डायगोनल का क्या मतलब होता है, इसको डायगोनल कहते हैं। देखो अगर मैट्रिक्स पढ़े होगे तो ये होता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि टॉप से बॉटम पे जाए और इधर से बॉटम से टॉप पे जाए, मतलब चारों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, नीचे से भी ऊपर हो रहा है, ऊपर से भी नीचे हो रहा है, सब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ओके, तो अब तुम्हारा इतना तरह का कम्युनिकेशन हो गया, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे। सारे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा डाउनवर्ड नहीं डायगोनल कहते हैं। ओके, डायगोनल हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं। आइटम्स एंड फ्रेज अगर नहीं किसी को याद है तो जाके याद कर लेना क्या होता है, हमने बताया हुआ है आइटम्स एंड फ्रेज है। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल दांत और मतलब पूरा समझ ले ये क्या होता है टूथ एंड नेल का मतलब, एक तो तुम्हारा हो गया। अब हमारा सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स के बारे में मैंने बताया है कि सिनोनिम्स तुमको कैसे पढ़ना है, एंटोनिम्स तुमको कैसे पढ़ना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने के बाद तुम्हारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा ऐसे, तो ऐसे करके तुम इन सारे क्वेश्चन में तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम लगभग बना दोगे। 11 क्वेश्चन तुमने उधर बनाया था, 2 क्वेश्चन तुमने बना दिया, इसका मतलब 13 क्वेश्चन तुम्हारा इतना में बन चुका है। ओके, अब बताओ इस सब क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ोगे, इसको पढ़ने के लिए तुम किस ग्रामर का यूज करोगे। इसमें से बोल रहा है कि एस को प्रोनाउंस करते हैं जेड की तरह, अब तुम प्रोनाउंस करोगे वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, तुम देखना प्रोनाउंस करके, जोर से प्रोनाउंस करना अपने मन में। टेंशन, क्या एस जेड की तरह हो रहा है, टेंशन एस तो एस की तरह ही हो रहा है, पेंशन एस तो एस की तरह ही हो रहा है, श्योर एस तो एस की तरह हो रहा है, लेकिन रेज बोलते, रेज एस जो है जेड की तरह हो रहा है, रेज जेड ऐसे करके तुम वहाँ पे प्रोनाउंस करना। एक क्वेश्चन तुम्हारा बना। चलो इस तरीके से तुम इसको प्रोनाउंस करके हमको कमेंट करना कि कैपिटल जी प्रोनाउंस्ड एट स्मॉल जी किस में होता है। ओके, अब हमारा आगे कह रहा है कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ कंपाउंड वर्ड, इसको हम नहीं अभी बता रहे हैं क्योंकि इसको हम भी इसको बारे में अच्छे से नहीं पता है हमको, तो हम जानेंगे तब हम तुमको अच्छे से बताएंगे। ओके, आगे जो मेरा था कि आगे का कुछ सवाल जो है, 1-2 सवाल तुम्हें कुछ ऐसे आएंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, ठीक ना। मैं उस स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके मतलब तुमने अभी 14 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है, 15 क्वेश्चन तुमने बना रखा है। ओके, अब हम बात करते हैं बिना पढ़े 15 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। अब एक टॉपिक है हम इसके लिए तुम्हें एक स्पेशल वीडियो दे देंगे जिसमें हमने सिलेबल पढ़ा देंगे, ठीक ना। और सिलेबल से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, तो हम इस सिलेबल को पढ़ा देंगे और तुम्हारा सिलेबल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा 50 क्वेश्चन में से 18, ठीक ना, 18 से 19 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, तुम्हारा लेटरल बहुत ज़्यादा इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोमन लेटर में किसको कैसे लिखा जाता है। तो 10 तक तो हम लोग बच्चा में लिखना जानते थे, ठीक ना, I, ऐसा करते हुए III, ये 10 तक हमारा हो गया, 10 तक हम लिख लिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखना कि तुमने 10 का मतलब ये हो गया। अब 11 लिखना है तो 10 + 1 तो इसमें 1 डालोगे, 11 हो गया। 12 लिखना है तो XII, ऐसे करके 20 लिखना है तो 2 को 10,
ठीक ना। अब आगे बढ़ते, 20 तक तो लिख लिए, ठीक ना। अब जब तुम 20 के बाद आगे बढ़ोगे तो जब तुम 30 लिख दोगे, 3 गो ट्रिपल एक्स लिख के 30 लिख दोगे, फिर 30 से ट्रिपल एक्स 1 लिख दोगे, ट्रिपल एक्स 2 लिख दोगे, ट्रिपल एक्स 3 लिख दोगे, ट्रिपल एक्स आई भी लिख दोगे, ट्रिपल एक्स भी लिख दोगे, 45 चल गया। और जब तुम 50 पे जाओगे ना, 40 पे जाओगे ना, तो एक्स एल लिखोगे, ठीक ना। याद रखना कि 40 के लिए एक्सएल होता है और उसका अगला जो होता है वो 50 का होता है। जैसे ही चेंज हुआ तो समझ लेना कि ये अब 50 का होगा, तो इसका मतलब एल हो गया 50 का। फिर हम जाएंगे एक्सएल हो गया, एक्सएल आई, एक्सएल डबल आई, ऐसे करते करते हुए जब 50 पे जाएंगे तो एल लिखेंगे, 50 पे जाएंगे तो एल लिखेंगे। अब हम इस तरीके से क्या होगा, एल आई, एल डबल आई, एल ट्रिपल आई, एल आई भी, ऐसे करते करते हम जैसे ही 90 पे पहुंचेंगे ना, तो 90 पे पहुंचेंगे तो एक्स सी। तो जैसे तुमने 30 पे 40 पे समझ लिया था एक्सएल, तो अगला वाला 10 क्या हो जाएगा, 100 के लिए। तो एक्स सी अगर 90 है तो सी हो जाएगा 100 के लिए। इसका मतलब तुम्हें 100 का सी मिल गया। अब 100 का मिल गया, इस तरीके से तुम आगे बढ़ते जाओगे। अब 150 है तो तुमको याद किए थे कि सी मतलब 100 और एल मतलब 50, तो 150 लिखना है तो सी एल, ठीक ना, 150। 190 लिखना है, 190 लिखना है तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, एक्सी। ओके, अब इस तरीके से तुम बढ़ते जाओगे, देख लेना इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सी लिखना, 200 लिखना है तो डबल सी मतलब 200, और 400 लिखना है तो सी डी का मतलब होता है 400। ओके, और डी 400 का हो गया, और डी का मतलब होता है 500। याद रखना ये सब सीधे याद रखना कि डी का मतलब 500 होता है। अब 600 लिखना है तो सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500, तो डी सी 600 हो गया। ऐसे करते हुए तुम जब 900 पे जाओगे तो 900 पे लिखना है तुमको सी एम, सी एम का मतलब याद रखना 900 होता है। तो इसका मतलब एम का मतलब क्या होगा, अगला 100, इसका मतलब एम का मतलब 1000, और एम का मतलब अगर 1000 है तो डबल एम का क्या मतलब होगा, डबल एम का क्या मतलब होगा, 2000। तो यही सवाल आया था, डबल एम का मतलब क्या होता है, 2000। इस तरीके से तुम्हारा इंग्लिश पूरा 1 साल का मैंने कवर किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया, जिसका मैं अगले सीरीज में तुम्हें बता दूंगा। सो आई होप कि सबको बहुत मज़ा आया होगा, सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं इसके बाद इसमें जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझ पाऊँ कि तुम्हें प्रॉब्लम इंग्लिश में कहाँ हो रहे हैं। और तुम्हें लेटरल को इतना आसान मत लो दोस्त, बता रहा हूँ, लेटरल क्वालिफाई हो जाएगी, ज़िंदगी में बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।